है कि हमारे पास यही बनभोरी माता जी का मंदिर है जी, उचाना में, उचाना के अंदर जी। और उसके बाद सालासर का मंदिर है, हाँ जी, सालासर का मंदिर है, उसके जी। बाद खाटू श्याम का मंदिर है जी, राजस्थान में। राजस्थान के अंदर। हाँ। उसके बाद देश में को करणी माता जी का मंदिर है जी। और उसके बाद रामदेवरा मंदिर है जी। तो ये मंदिर इनके अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा भाई साहब के साल के लगभग कई सौ करोड़ रुपए आते हैं इनके पास, कई सौ करोड़ रुपए आता है। और इन्होंने अब तक मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है, कोई एक एक दो परिवार का ही है अभी तक इन सभी मंदिरों पे। ऐसा नहीं है समाज के मंदिर है ना समाज में जाते तो सभी हैं, जी। फिर कब्जा एक दो परिवार का ही है। जी। मैं भी आपके माध्यम से उन तक आवाज पहुंचाना चाहता हूँ कि आप है ना जो पैसा आता है जो डेली का लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए आता है एक मंदिर के बहुत अंदर, पैसा आता है जी। तो उस पैसे से आप है ना शिक्षा के लिए लगाओ, चिकित्सा के लिए लगाओ, पर्यावरण के लिए लगाओ, क्योंकि जो हजारों करोड़ रुपए है वो ट्रस्ट में ऐसे कैसा तो है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मेरा तो यही है कि कैंसर के पेशेंट गिनने का काम किया और जिस समय वो आंकड़े आए जी, मैं बड़ा चंबित था, डरावने थे, क्योंकि प्रत्येक गांव के 20 की औसत कैंसर के पेशेंटों की। और इसका मुख्यतः कारण क्या है कि जो हम आज दवाइयां यूज कर रहे हैं और उसके साथ खाद यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से वो हमारे तो पेट में आ रहा है, जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके जो हजारों प्रकार की फिर बीमारियों को पैदा करता है जी। तो मेरा तो यही है कि लोगों से ये अपील है कि आप से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने का काम करें। जो पुरानी पद्धति पे जो हमारे पुरानी पद्धति पे बड़े बुजुर्ग खेती करते थे, पौधों की पत्तियां थी, उसके बाद गोबर की खाद थी। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है नरवाना टोहाना की आवाज़ पे। और आज हम नरवाना के अंदर पहुँचे हैं कि ऐसे इंसान से मिलवाएंगे आपको जो एक जीरो से लेके और आज हीरो की पोजीशन पर हैं और अच्छे वक्ता हैं, अच्छे संस्कारी हैं। एक संस्कारी जो बच्चा होता है वो संस्कारी, इनके अंदर संस्कार हैं और एक देशभक्ति का भी इनके अंदर बहुत अच्छा जज्बा है। गरीबों की मदद करना इनका इनकी रगों रगों में बस गया है। तो उनका नाम है भाई साहब का बिट्टू नैन जी, नरवाना से हैं। तो स्वागत है बिट्टू नैन जी आपका हमारे चैनल पे। जी नमस्कार जी भाई साहब। तो आज जो मकसद है हमारा, एक जीरो से एक हीरो के लेवल पे आना, आपने कितनी कड़ी मेहनत की होगी और उसी की जुबानी आज आपकी जुबानी आज सुनना चाहते हैं कि आप किस पोजीशन से आज कहाँ तक पहुँचे हैं, जीरो से हीरो पे आए हैं। आज लग्जरी आप लाइफ जी रहे हैं, गाड़ी भी है, सिर्फ अपने मेहनत के दम पे। तो आप अपनी शुरुआत बताइए अपने नरवाना वासियों को, पूरा हल्का वासियों को, कि एक छोटी सी जो आपकी जीवनी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है। सबसे पहले तो मैं आप सभी का और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार और राम राम भाई जी। रही बात भाई साहब जीरो वाली और हीरो वाली, वही बात है। और नरवाना के लोगों के साथ परिचय की जी। जो नरवाना का जो हमारा परिवार है, एक वही परिचय का ज्यादा हम किसी बात के मोहताज नहीं, क्योंकि हम छोटे से जीवन से शुरुआत की थी हमने। जिस समय हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी से हमने मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अच्छा। और मैं उस समय पुलिस में लग गया था, उद्योग सुरक्षा बल हरियाणा के अंदर जी। और जिस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस राज आया तो हमें 3500 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था। हाँ जी, बर्खास्त किया गया था जी, बर्खास्त कर दिया। और उसके बाद हमने एक प्रण लिया संघर्ष करने का और लगातार हम संघर्ष करते रहे। और लगातार मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, रोहतक उस समय सीएम सिटी थी, तो हमने हरियाणा के इतिहास का उस समय का सबसे लंबा धरना हमने लगातार 4 साल तक डीसी ऑफिस के सामने वहां हमने धरना चलाने का काम किया जी। और कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमने एक बुलंद आवाज देने का काम किया। और उसके बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के लगातार हमारे प्रेरणा स्रोत उनके संपर्क में रहे हम लगातार। और वहां से हमने रोजगार के लड़ाई लड़ते हुए हम राजनीतिक के अंदर चले आए। और अजय सिंह चौटाला जी ने उस समय हमें युवा
हल्का प्रधान की जिम्मेवारी देने का काम किया। अच्छा। हाँ, शुरुआती दौर में जय सिंह चौटाला जी ने हल्का प्रधान बनाया युवा का, और उसके बाद हमने लगातार निरंतर 2016 तक युवा की जिम्मेवारी संभाली। और युवा की जिम्मेवारी संभालते संभालते हमने वही है कि भाई साहब जो आप कह रहे थे भाई, जो ये सामाजिक कार्य है नरवाना के अंदर, जननायक सेवा दल जो डॉक्टर जय सिंह चौटाला जी ने बनाने का काम किया था, वही सामाजिक कार्य करते हुए हमने लगातार यहाँ को वस्त्र दान की बात हो, उसके बाद पुस्तक दान की बात हो, लगातार निरंतर हम ये कार्य लगातार करते रहे। पौधारोपण की बात हो, रक्तदान शिविर की बात हो, क्योंकि लगातार कंटिन्यू ऐसा कोई दिन नहीं मैं आपको बता सकूं कि जिस दिन मैं घर पे रहा हो। लगातार सुबह निकलना और शाम को अपने वापस घर जाना। नरवाना के अंदर कोई सुख दुख या कोई भी बात हो तो हमेशा 24 घंटे हमने नरवाना को दिया है। तो इसलिए नरवाना में हमें कोई ज्यादा लंबी चौड़ी दिक्कत वाली इस प्रकार की बात नहीं, कोई परिचय ना हो। छोटे से लेकर बड़े तक सभी के साथ परिचय है हमारा जी। तो एक आज हर जो नरवाना हलके का जितने भी गांव हैं, एक नौजवान साथियों के अंदर आपका एक पूरा जज्बा बनता जा रहा है, एक पहचान बनती जा रही है। तो कुछ ऐसी चीज है जो सुनने में आया कि कई गांव में हमने सुना है कि लाइब्रेरी का अच्छा सहयोग रहा है आप लोगों के उससे, और काफी वो रहा है, योगदान रहा है। तो कौन से कितने कैसी लाइब्रेरी खोली गई है जहाँ पे बच्चों का पूरा समर्थन मिल रहा है, आप लोगों को नौजवान साथियों का समर्थन मिल रहा है? जी। तो कितने गांव में खोली आपने? जी, हमने नहीं खोली है। उस समय क्या था, हरियाणा के अंदर हमारी दुष्यंत सिंह चौटाला जी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे। तो हमारा एक विजन था भाई, हमारा ग्रामीण अंचल के अंदर जो हमारी बहन बेटियां हैं या हमारे जो भाई हैं जो बसों में नरवाना आते हैं और यहाँ लाइब्रेरियों में टाइम देने का काम करते हैं, हमने वहीं से एक बात सोची, क्यों ना भाई ग्रामीण अंचल के अंदर जो हमारे सार्वजनिक भवन है उनको लाइब्रेरी में कन्वर्ट किया जाए जी। और हमें सरकार में रहते रहते 41 गांव के अंदर हमने लाइब्रेरी का सामान पहुंचाने का काम किया। 41 गांव में जी। और जी। मेरे पास सरकार के अंदर युवा जिला अध्यक्ष की जिम्मेवारी थी, और उस दौरान हमने जिला जींद के अंदर 117 गांव के अंदर अच्छा लाइब्रेरी का सामान पहुंचाया। और हरियाणा के अंदर 1234 गांव के अंदर भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने लाइब्रेरी का सामान पहुंचाने का काम किया कि हमारे जो बहन बेटियां हैं, भाई हैं, वो शाम लेट नाइट तक सिटिंग कर सके जी। तो इसी से वो चीजें निकल के आने लगी। अगर आप काम करते हो किसी युवा साथी के लिए तो वो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी एक अटैचमेंट रहती है, और वही अटैचमेंट आज नरवाना के अंदर जिला जींद के अंदर हमारी स्थापित होगी कि जो हमारे युवा साथी हैं वो ये महसूस करते हैं भाई हाँ, किस साथी ने, किस हमारे नेता ने, भाई दुष्यंत सिंह जी ने हमारी सुध ली। और आज उसी का आप देख रहे हो कि अगर कहीं जाते हो मुझे तो ये लगता है कि भाई मेरा परिवार ही है, कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है, कोई चाचा है, ताया है, वही परिवार के जैसे नजर आते हैं मुझे जी। तो कुछ ऐसी भी समस्याएं आई हैं आपके सामने जो कि सरकार जैसे अभी बीजेपी की है, तो आप कौन सी सरकार से जुड़े हुए हैं? अभी मैं सरकार से नहीं जुड़ा हुआ। अच्छा। अभी मैं जननायक जनता पार्टी संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। संगठन है, वो भी एक स्ट्रॉन्ग पावर में है, स्ट्रॉन्ग पावर में सरकार की पहचान है, सरकार बीजेपी है ना, सरकार से नहीं जुड़े हुए, हमारा संगठन है, संगठन और प्रदेश प्रवक्ता हूँ मैं जननायक जनता पार्टी का। तो उसके साथ साथ मैं आपको भाई साहब बताना चाहूंगा, जो आपने क्वेश्चन किया कि हमने सरकार में रहते हुए एक छोटी सी चीज पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमारे जो यहाँ मोरपत्ती नरवाना है, उसके बाद धरोदी है, इस्मालपुर है, दबलैंड है, फरहन कला है, जो इनके जो आसपास के हमारे गांवों के अंदर बनते हैं ना, बड़ा ठड्डे बन गए। हाँ जी, हाँ। अगर आपने कभी सुना हो तो उसके अंदर एक देसी भाषा देसी भाषा में बोलते हैं, वहाँ एक झील बन गई लगभग 2,500 से 3,000 एकड़ की। अच्छा। और अगर आप नरवाना का अगर एक फलस दबाओगे या कोई पूजा की तरफ या कोई और काम करोगे तो सारा का सारा पानी वही हमारे खेतों के अंदर जाके रुक जाता है। तो सरकार के दौरान हमने प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट पे काम भी स्टार्ट हो गया जी। और जब से ये बीजेपी सरकार आई है, इसने उस प्रोजेक्ट को
रो के रखा हुआ है। अच्छा। एक ये मानो कि एक मैं यही कहूंगा कि राजनीतिक छोटी सोच का पीछे देते हुए मंत्री जी ने काम करने का काम किया जी। और दूसरा प्रोजेक्ट हमारा यहाँ से बना हुआ बर्नपुर नहर तक, वो दोनों प्रोजेक्ट रुके हुए हैं। अगर वो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए भाई साहब, तो नरवाना में जो ये है ना बाढ़, सरकार की नाकामी की वजह से बाढ़, नरवाना में बाहर से पानी कोई नहीं आया। हाँ जी। अगर वो स्टार्ट हो जाए तो नरवाना के जो ये लोग हैं हमारे 7-8 गाँव के, उनकी फसल मरने से बच जाएगी। जी। ये तो इस हमें पे कभी आपने संज्ञान किया, मतलब कोई ऐसी कंप्लेंट की, या भाई इस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, किसी सरकार में जाके किसी के सामने ऐसी दरखास्त लगाई हो भी इस पे कार्रवाई करो, इसकी रोकथाम करो, इसको गांव को विकास को प्रगति से जो पानी की बाढ़ से जर्जर होता जा रहा है, तो इसके लिए कहीं आपने फोकस नहीं किया? इसके लिए हम लगातार हमने राज्यपाल को भी ज्ञापन देने का काम किया एसडीएम के माध्यम से जी। और एसडीएम साहब को हमने लिखित में शिकायत देने का काम किया जी। भाई हमारे सरकार के दौरान भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए थे, भाई किसानों को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, उसको देखते हुए भाई इसको दोबारा से सुचारू रूप से स्टार्ट करने का काम करें। फिर भी सरकार की वही है कि कान पे जूम नहीं रेंग रही अभी तक, उस प्रोजेक्ट को डिले किए हुए अभी तक, और बड़ा ये बार बार है ना खटकता है इस बात को लेके। तो कितने टाइम से वो, अब सुना है कि अभी वहाँ पे पानी का काफी मतलब एक गंदगी है और पानी कंटिन्यू चल रहा है, तो उसके रोकथाम के लिए भी कोई उन्होंने फर्स्ट एड नहीं की अभी तक, या कोई ऐसा हुआ है कुछ? ना फर्स्ट एड तो करने की जरूरत नहीं है ना भाई साहब। हाँ। क्या है कि जैसे हमारे प्रोजेक्ट हैं इनमें 2.5 से 3 महीने का समय लगेगा अगर सरकार बिल्कुल ईमानदारी से काम करे। हाँ। अगर 3 महीने में हमारा ये कंप्लीट हो जाता है जी। इसके लिए ना ही कोई फर्स्ट एड की जरूरत है ना ही और कोई, क्योंकि अब कंटिन्यू अगर नरवाना का जी मानो कि वाटर सप्लाई का पानी जिन घरों में जा रहा है, जब ये पानी ये लगा लो आप, हम कपड़े धुलाई करके जो वेस्ट होता है ना वो सारा का सारा हमारे खेतों के अंदर जाता है इन तीनों एसटीपी से निकल के जी। तो ये हमारे लिए बड़ी समस्या बनी हुई है और सरकार है ना इसको नजरअंदाज कर रही है। और मैं बताना भी चाहता हूं कि आपके माध्यम से बस सरकार से सख्त हिदायत है इसकी तरफ ध्यान दें, अन्यथा फिर वही है कि हम इसको नाकुचने चबाने का काम करेंगे जी। तो इसमें अगली कार्रवाई क्या रहेगी? अगली कार्रवाई हमें गांव के पूरा का पूरा, हमारा गांव के अंदर समूह तैयार हैं और अगर सरकार इसकी तरफ, हमने क्योंकि 2-3 दफा हमने ज्ञापन दे चुके हैं, अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया हम तो बड़ा आंदोलन करने का काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो साथियों सुना आपने, बहुत बड़ी एक समस्या है और इसमें लेकर के इतना मतलब इन्होंने उसके लिए काफी संघर्ष भी किया, प्रयास भी किए। और इसके अलावा और कैसी कोई ऐसी गांव में जो आप जाते हो, दौरा करते हो गांव जी में, भाई साहब, तो नरवाना हल्के की कोई ऐसी समस्याएं सामने आई हैं जो आपके जिसका हल ही नहीं हो पा रहा अभी तक? ना हमने हल भी करवाने का काम किया। जैसे मेरा क्षेत्र के अंदर इससे में बड़ा हेपेटाइटिस सी की बड़ी दिक्कत थी, जो हमारी पंजाब से साथ लगते हुए गांव है। और वहाँ क्या होता था कि हेपेटाइटिस सी का जो इलाज था लगभग 3.5-4 लाख रुपए में होता था एक पेशेंट का। अच्छा। और बहुत सारे लोगों को पता नहीं लगता था कि भाई आपको हेपेटाइटिस सी है। और पता जब लगता था जब वो लगा लो लाइलाज बीमारी का जब लास्ट स्टेज पे आ जाता। ठीक है, उस समय हमने आसपास के गांव से यहाँ कैंप लगाने का काम किया और हमारे प्रवीण मल्होत्रा जी हैं रोहतक से, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं हेपेटाइटिस सी डिपार्टमेंट के जी, तो उन्होंने खूब सारे उनके कहने से कैंप लगाए और जो डाटा यहाँ इकट्ठा हुआ वो सारा का सारा दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने लोकसभा में बोला। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे हरियाणा के अंदर वो इलाज फ्री है, मात्र 1 रुपए में भी नहीं लगता किसी का। तो ये तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये जो इलाज आज तो दुनिया दर तो दर भटक रही है और आजकल सुना है कि भाई जो आयुष्मान कार्ड बनते थे उन पे भी रोक लगा दी गई है। हाँ, उन पे भी सरकार ने काफी दुनिया भटक रही है। जो इलाज के लिए जाते हैं तो कहते हैं आपका तो आयुष्मान कार्ड ही नहीं चल रहा, आपका तो आयुष्मान कार्ड बंद हो गया। और जो 1 रुपए वाली आपने योजना बताई, तो क्या ये पूरे हरियाणा के अंदर लागू है या अपने इलाके में ही है? ना, हेपेटाइटिस सी का तो भाई साहब पूरे हरियाणा के अंदर इलाज फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जनता अनपढ़ है अभी भी काफी, जो इतनी जागरूक नहीं है, जिसको एपिडेक्स के बारे में नहीं पता। जी। तो इसकी आपने जो जानकारी दी ये बहुत ही सराहनीय और बहुत अच्छी मतलब एक वो है जी। बस तो सुना है कि आपने काफी पेड़ पौधों का भी काफी मतलब वो किया है। जब भी बारिश का मौसम होता है या जब भी होता है, नौजवान साथियों को लेके आप
कई हजारों की संख्या में पेड़ पौधे लगाए हैं आपने, तो ऐसी कौन सी मतलब एरिया है जहाँ पे काफी पेड़ पौधे हुए? अगर आप, मैं आपको बताना चाहूंगा भाई साहब, अगर आसपास के क्षेत्र में जैसे हमारा बड़ा गांव यहाँ उजाना है, मेरे साथी थे सुरेश कुमार जी, वो ये मानूंगा कि परमपिता परमात्मा ने हमसे उनको छीन लिया, तो उनके साथ मिलकर हमने बड़े लंबे समय तक काम किया। उजाना के अंदर काफी पौधारोपण किया। उसके बाद जैसे आप बात करोगे गांव धरोदी के अंदर काफी पौधारोपण किया। उसके बाद आसपास जैसे आप डैकल अगर आप देखोगे तो हमारा ये है कि हमारे जो साथी हैं, जो हमारे संगठन से जुड़े रहे हैं जी, तो उनके साथ हमने प्रत्येक गाँव के अंदर पौधारोपण करने का काम किया, ताकि बच्चों को शुद्ध हवा के साथ साथ है ना अच्छी औषधि भी मिले, क्योंकि हमने औषधीय पौधे बहुत ज्यादा लगाए हैं। जैसे अगर आप बात करोगे ब्रह्मी है, रीठा है, आंवला है, ढेऊ है, कचनार है जी, ये हमने अपनी योगशाला के अंदर भी लगा रखे हैं। तो बड़े साथियों, बिट्टू नैन जी ने इतना संघर्ष किया, इस स्टेज तक पहुंचे हैं, तो मैं बिट्टू नैन जी को यही कहना चाहूंगा कि नौजवान साथियों को क्या जागरूकता के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा तो नौजवान साथियों से और के माध्यम से मैं पूरे समाज से एक रिक्वेस्ट और प्रार्थना करूंगा जी कि हमने एक मुहिम चला रखी है जी, जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय जी, और वो मुहिम हमने स्टार्ट की थी राजस्थान से जी। राजस्थान में हमारे लोक देवता हैं और सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज, वहाँ मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। बिल्कुल, वहाँ सबसे पहले जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने वहाँ काम की शुरुआत करवाई, तो सबसे पहले हमने वहाँ लाइब्रेरी बनाने का काम किया। उसका उद्घाटन दुष्यंत सिंह चौटाला जी ने करने का काम किया, और वहीं से वो नारा दिया, जहाँ देवालय वहाँ पुस्तकालय। और वहाँ की जो हमारी टीम है, हमारे ब्रह्मदेव भास्कर जी हैं जो तेजा दर्शन करवाते हैं। जैसे हम हरियाणा के अंदर नहीं करवाते भागवत गीता, ऐसे तेजा दर्शन के प्रोग्राम चलते हैं। और उन्होंने इसका ज्यादा क्रेज है जी, और उन्होंने वहां तक 10 प्रोग्राम किए हैं, और भाई साहब के 5 लाइब्रेरी बनाने का काम किया है। अच्छा। जहां भी तेजा दर्शन का प्रोग्राम होगा, जैसे कोई जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, अजमेर में है, जहां भी तेजा दर्शन का प्रोग्राम होगा तो ये मानो कि वहां लाइब्रेरी बननी निश्चित है। तो मैं ये कहूंगा मेरे युवा साथियों से, भाई जितने भी अपने देवस्थान हैं जी, जितने भी गुरु घर है, मंदिर है, उसके बाद चर्च है, उसके अंदर लाइब्रेरी स्थापित करने का काम करें। क्योंकि ये मानो कि अगर छोटा मंदिर है तो ये नहीं कहूंगा बहुत बड़ी लाइब्रेरी हो, चाहे 10 पुस्तकों से स्टार्ट करो वो। अगर थोड़ा सा बड़ा मंदिर है तो वहाँ लाइब्रेरी स्थापित करो। अगर और बड़ा मंदिर है वहाँ कॉलेज बनाओ। अगर और बड़ा मंदिर है वहाँ मेडिकल कॉलेज बनाओ। अगर और बड़ा मंदिर है तो वहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का काम करो। क्योंकि जो ये पैसा है, जो पैसा समाज का है, अगर लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी और ये चीजें बनेंगी ना, उससे समाज के बच्चे ही पढ़ेंगे, और अगर समाज के बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, मैं मानता हूं कि इससे बड़ा संदेश तो युवाओं के लिए नहीं हो सकता। तो एक चीज और बड़ा ही कटु सत्य है वो, और मैं बताना चाहूंगा आप सभी को और भाई साहब खंडेलवाल जी को जी, क्या है कि हमारे पास यही बनभौरी माता जी का मंदिर है जी, उचाना के अंदर जी, और उसके बाद सालासर का मंदिर है। हाँ जी, सालासर का मंदिर है। उसके बाद खाटू श्याम का मंदिर है जी, राजस्थान के अंदर। हाँ। उसके बाद देशनोक करणी माता जी का मंदिर है जी, और उसके बाद रामदेवरा मंदिर है जी। तो ये मंदिर, इनके अंदर आपको मैं बताना चाहूंगा भाई साहब के साल के लगभग कई 100 करोड़ रुपए आते हैं इनके पास, कई 100 करोड़ रुपए आता है। और इन्होंने अब तक, मैं तो यही कहूंगा कि कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है, कोई एक 2 परिवार का ही है अभी तक इन सभी मंदिरों पे। ऐसा नहीं है समाज के मंदिर है ना, समाज में जाते तो सभी हैं, फिर कब्जा 1-2 परिवार का ही है। मैं भी आपके माध्यम से उन तक आवाज पहुंचाना चाहता हूँ कि आप है ना, जो पैसा आता है, जो डेली का लगभग 1.5-2 करोड़ रुपए आता है एक मंदिर के अंदर, पैसा आता है, तो उस पैसे से आप है ना शिक्षा के लिए लगाओ, चिकित्सा के लिए लगाओ, पर्यावरण के लिए लगाओ। क्योंकि जो हजारों करोड़ रुपए है वो ट्रस्ट में ऐसे कैसा तो है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो मेरा तो यही है कि तो साथियों, जितना भी मंदिरों के अंदर इतना पैसा आता है, इतना वो होता है, एक भाई साहब ने इतनी जबरदस्त संदेश दिया है ये, कि मंदिरों का जो हाई लेवल पे हमारे काफ़ी चर्चा में जो मंदिर हैं, और उनका लाखों के हिसाब से पब्लिक जाती है, और वहाँ पे करोड़ों के हिसाब से पैसा आता है, तो उसके लिए लाइब्रेरी, हॉस्पिटल कुछ ऐसे खोल देने चाहिए जो कि हमें इन चीज़ों का आगे दिक्कत ना आए और सामना ना करना पड़े।
तो एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हमारा जो अभी दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है, तो उस पे भी कोई संदेश देना चाहेंगे आप? उस पे तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि केंद्र सरकार को ना और सख्ती से पेश आना चाहिए जी। क्योंकि केंद्र सरकार जितनी कड़ाई से काम करेगी ना जी। उससे बेहतर परिणाम होंगे। और मैं तो ये मानूंगा कि जो भी दोषी लोग हैं किसी भी सूरत में हो जी। उनको किसी भी सूरत में नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल। और एक चीज और मैं आज बताऊंगा आपको, एक बड़े हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है जी। कि आज हमारा साथी था आर्मी के अंदर जी। विक्रम भाई गुरुसर से जी। और वो रोड एक्सीडेंट के अंदर उसका देहांत हो गया। और आज जब उसका अंतिम संस्कार किया और आज हम उसके अंतिम संस्कार पे गए हुए थे जी। दुर्भाग्य की बात है कि वहाँ कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जी वहाँ मौजूद नहीं था। और वो हमारा सेना का आर्मी से थे वो? जी, वो आर्मी से थे जी। कोई बीट ऑफिसर से लेके कोई एसडीएम या डीएसपी कोई भी अधिकारी, बड़ी शर्म की बात है, बहुत ही एक मतलब निंदनीय बात हमारे है। लिए। तो वो देश का सेवक था जी, बिल्कुल। तो और इसके अलावा और क्या मतलब विचार रखना चाहते हैं आप? कोई आपके मन में ऐसा हो जो? मेरे मन में तो वही है कि भाई साहब विचारों वाली तो बात ही है, जो हमारी खाप पंचायतें हैं, जो उसके बाद जो हमारे जो पुराना सिस्टम है जी। तो मैं आपसे भी एक निवेदन करूंगा कि हमारी जो खाप पंचायतों का सिस्टम है हमने उसको भी शिक्षा से जोड़ने का काम किया है, उसको भी पर्यावरण से जोड़ने का काम किया, उसको भी किसानी से जोड़ने का काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप हमारी बिनैन खाप का चबूतरा है यहाँ पे सर्वजाति है जी है जी, धनौदा के अंदर, बिल्कुल है जी। अगर आप वहां जाओगे तो हमने जिस समय भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे वहाँ लाइब्रेरी स्टार्ट करवाने का काम किया था, लाइब्रेरी और रेस्ट हाउस, ताकि कोई बाहर से आप जैसा साथी आए वहाँ विश्राम करे और उसके ऊपर लाइब्रेरी जी, ताकि बच्चे पढ़ें और जो हमारा जो पंचायती सिस्टम है वो शिक्षा के साथ जुड़े। और जो कंडेला खाप की हमारी चबूतरा है खाप है वहाँ एक ऑर्गेनिक लैब देने का काम किया था। वह जो किसान के बेटे हैं जी, अपने वहाँ जाके मिट्टी चेक करवा सके बिल्कुल, और वहाँ से पता कर सकें, क्योंकि आजकल ये भी बड़ा भयानक दौर से हम गुजर रहे हैं। आपने अगर महसूस किया हो कि जो खेतों के अंदर आज दवाइयाँ डल रही हैं तो उससे जो हमारे आने वाली जो पीढ़ियां है ना वो कैंसर की तरफ जा रही है। बिल्कुल। हमने पिछले दिनों नरवाना विधानसभा के अंदर हमने कैंसर के पेशेंट गिनने का काम किया और जिस समय वो आंकड़े आए जी, मैं बड़ा चंबित था, डरावने थे, क्योंकि प्रत्येक गांव की 20 की औसत तक कैंसर के पेशेंट होंगे। और इसका मुख्यतः कारण क्या है कि जो हम आज दवाइयाँ यूज कर रहे हैं और उसके साथ खाद यूज कर रहे हैं तो इस वजह से वो हमारे तो पेट में आ रहा है, जो हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करके जो हजारों प्रकार की फिर बीमारियों को पैदा करता है जी। तो मेरा तो यही है कि लोगों से ये अपील है कि आप से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार करने का काम करें। जो पुरानी पद्धति पे जो हमारे पुरानी पद्धति पे बड़े बुजुर्ग खेती करते थे, पौधों की पत्तियां थी, उसके बाद गोबर की खाद थी, उसको डाल के प्राकृतिक खेती करने का काम करें। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरी रिक्वेस्ट। तो साथियों आपने सुना आज एक कितनी अच्छी बातें बिट्टू नैन जी ने बताई हैं कि आने वाले समय में ऑर्गेनिक खेती होनी चाहिए और कोई भी साथी, कोई भी किसान भाई, कोई भी किसान अपने मिट्टी को अगर लैब टेस्ट कराना चाहता है तो वो वहाँ पे जाएं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे होती है और हर चीज़ का वहाँ पे ज्ञान मिलता है। ऑर्गेनिक खेती के लिए भी आप सभी को वहाँ पे नॉलेज दी जाती है। अगर जहर मुक्त होना है तो ऑर्गेनिक खेती को अपनाइए। और जो बिट्टू भाई नैन जी ने अभी बयान दिए हैं, कितने अच्छे संदेश दिए हैं, पौधारोपण पे भी कहा है इन्होंने, हर चीज़ पे इन्होंने टॉपिक किया है। तो भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद नैन जी। तो बने रहिए साथियों हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट विजिट में। धन्यवाद। राम राम। जी भाई साहब।